अब आ जाते हैं टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन पर, जहां बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है। ऑब्जर्वेशन मतलब कि आप जानते हैं अवलोकन जिसको हम कह देते हैं। फिर रेटिंग स्केल, ये तरीके हो सकते हैं कि आप इवेल्युएशन टेक्निक्स हैं कि इनको आप अपना करके बच्चे के बारे में ज्यादा डेटा निकाल सकते हैं, उसको अच्छे से आप इवेल्युएट कर पाएंगे। सोशियोमेट्री, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, इंटरव्यू, एनेक्डोटल और पोर्टफोलियो। समझ लेते हैं इनको एक एक करके, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन और रेटिंग स्केल की, तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या है भाई? ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। ऑब्जर्वेशन जब आप ऑब्जर्व करते हैं बच्चे को, बच्चा क्लासरूम में किस तरह की एक्टिविटीज करता है, जब आपको ग्रीट करता है, लंच में कैसे खेलता है, कौन सी एक्टिविटीज किस तरह से करता है, आप हर टाइम बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप ये जो डेटा है आपका ऑब्जर्व करने का, वो बच्चे के बारे में आपको ज्यादा जानने में मदद करेगा, ठीक। दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जब आपने रिकॉर्ड्स के बेसिस पर ऑब्जर्व किया बच्चों को कि अच्छा ये इस तरह के काम में इन्वॉल्व होता रहा है, वो इनडायरेक्ट हुआ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑब्जर्वेशन मतलब जब आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। फिर आता है रेटिंग स्केल। लिकर्ट स्केल आपने सुना होगा, उसको सिनोनिमसली हम यूज कर लेते हैं, लेकिन रेटिंग स्केल कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे तो होते हैं नंबर वाले, मतलब 1 to 10 पर आपको मार्क करना है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और आपने बेसिकली आउट ऑफ 10 या 10 में से कितनी रेटिंग दी। अभी अपनी लेट्स लर्न की ऐप आई है, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे आउट ऑफ 5 रेटिंग देनी होती है वहां, तो आउट ऑफ 5 कितने दिए आपने? 3 पर, 4 पर, 5 पर, जो आपको अच्छा लगा, ठीक। तो ये रेटिंग हुई। और इसको लिकर्ट स्केल में अगर हम बात करें तो रेटिंग की बात करते हैं, लेकिन ये ग्राफिकल भी हो सकता है कि आप कितने सेटिस्फाइड हैं, कितने नहीं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देख सकते हो यहाँ पर, तो ये बहुत सारे मतलब 1 to 10 पर आप इसको देख सकते हो, ग्राफिकल हो सकती है। या जो सर्वे करने आते हैं आपके यहाँ पर, उनके यहाँ पे भी यही होता है, अच्छा टिक 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 टिक, वो चेकलिस्ट होती है, तो चेकलिस्ट भी एक पार्ट हुआ। अब आते हैं सोशियोमेट्री पर। सोशियोमेट्री क्या है? सोशियोमेट्री या सोशियोग्राम, जिसकी बात की थी जेकॉब एल मोरेनो ने, तो जेकॉब एल मोरेनो ने कहा है भाई सोशियोमेट्री सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आप ये समझ पा रहे हैं। तो ये बच्चे के सोशल रिलेशंस का आकलन है एक तरह से, मतलब कि ये सारे बच्चे, मान लो आप 28, 29 जितने भी ये नंबर हैं सारे, जहां जहां पर भी, मान लो ये आप अपने नाम रख लो यहाँ पर कि ये यहाँ पे कोई भी मान लो यहाँ पे अंकुर है, ये कोई और यहाँ पे दूसरा बच्चा है, जो भी कोई भी नाम हो सकता है, साईं रोजा मान लीजिए, यहाँ पे मेरे कमेंट में दिख रहे हैं नाम। तो ये सारे बच्चे आपस में जुड़े हुए हैं। अब इनका रिलेशन कैसा है एक दूसरे के साथ? जब आप मॉनिटर चूज करते हैं तो आप कहते हैं अच्छा 4 लोगों को आपने निकाला और इन 4 के लिए वोटिंग करा दिया अपने क्लास में। बेसिकली आप रिलेशन को देख रहे हैं, कैसे जुड़े हुए हैं बच्चे अपने पीयर ग्रुप और बाकियों के साथ, रिलेशन कैसे हैं। तो इसके थ्रू आप देखते हैं, तो ये सोशियोग्राम के थ्रू देखते हैं, सोशियोमेट्री टेक्निक में आता है, जिसको जेकॉब एल मोरेनो ने दिया था। अब आते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड पर। क्यूमुलेटिव बहुत ज्यादा डीप में सीटेट में नहीं पूछेगा, बट आगे किसी भी एग्जाम देने जाओगे, बाई चांस पूछ ले, किस्मत खराब हो आपकी, तो फिर दिक्कत नहीं रहेगी। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव मतलब लगातार। बच्चे ने अगर नर्सरी से एडमिशन लिया है ना, तो उसके पूरे रिकॉर्ड होंगे उसके अंदर, काम की चीजें। देख लेते हैं इसको, क्यूमुलेटिव पर आते हैं। देखो क्यूमुलेटिव क्या है? इट कंटेन्स ओनली दोज इंफॉर्मेशंस विच आर ऑथेंटिक, रिलायबल, ऑब्जेक्टिव एंड यूजफुल। बहुत छोटे छोटे डिफरेंस है यहाँ पर कई चीजों में, तो बस उनको समझते जाना। मतलब कि इसके जो नोट्स होंगे वो आपको लेट्स लर्न की ऐप में मिल जाएंगे, तो रिवाइज हो जाएगा आसानी से, दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में क्या है, बिल्कुल एक से लेकर एक, सारे बिल्कुल आपके प्री स्कूल से लेकर के आपके 12th तक के सारे रिकॉर्ड्स हैं, जो ऑथेंटिक हैं, रिलायबल हैं, ऑब्जेक्टिविटी है, काम की चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी बच्चे के लिए, चाहे वो उसका फैमिली बैकग्राउंड हो, चाहे वो उसकी हेल्थ हो, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो ये क्यूमुलेटिव तरीके से हम इसको रखते हैं जोड़ करके, अगर मैं कहूँ तो। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है इंटरव्यू। इंटरव्यू भी स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड और सब स्ट्रक्चर्ड कई प्रकार के होते हैं, मतलब आप बच्चे से बात करके या उसको बेसिकली इन्वॉल्व करके तब उसके बारे में आप जान रहे हैं। नेक्स्ट है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोट का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर तारीख, कोई एक पर्टिकुलर घटना। तो समझ लेते हैं इसको, एनेक्डोटल क्या होता है। एनेक्डोटल मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज से जुड़ा हुआ। देख लेते हैं इसको। यहां पर अगर हम बात करें, anecdotal record is like a short story that educators use to record a significant incident। कोई एक पर्टिकुलर घटना हो गई बच्चे के स्कूल के जीवन में, आपने उसको ऑब्जर्व किया और उस इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर लिया। जैसे आपकी डायरी में कई बार टीचर भेज देता है, आज तो इसने लड़ाइयां कर दी स्कूल में। नेक्स्ट है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आर शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव एंड एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। बहुत कम शब्दों में ज्यादा बात कही जाएगी किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में, एनेक्डोट के बारे में। तो उस एनेक्डोट का जो रिकॉर्ड है दैट इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड, किसी एक पर्टिकुलर घटना का। ये आप देख सकते हैं, जैसे स्कूल टीचर एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में आप क्या करता है कि भाई शी मैस्ड अप विथ
विद हर नेबर्स पेपर, मतलब जो बच्चा था उसके पीयर ग्रुप में, उसके पेपर को उठा करके उसने कुछ लड़ाई कर दी। कुछ एक पर्टिकुलर घटनाएं डेट के हिसाब से आपने यहाँ पर मेंटेन की हुई हैं। आप देख पा रहे होंगे 2-2 3-3 लाइन में, हद से हद। तो एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है, पूरी कहानी नहीं है। अब आता है आपका पोर्टफोलियो के लिए लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं। मैं बिल्कुल करती हूँ। सुप्रिया पाल, किसको ब्लॉक करना है, बहुत दिन हो गए, कभी मौका ही नहीं मिलता किसी को ब्लॉक करने का। ज्यादा उदार हो रही हूँ मैं। करती हूँ 1 मिनट रुको। अच्छा, अरे ये किसी को बहुत दुख है मेरे टीचर बनने पे। मेरी टेंशन आप मत लीजिए, अच्छा कर रही हूँ, मैं अच्छा ही करूंगी जीवन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो क्या है? अब पोर्टफोलियो क्या है बेसिकली देखते हैं इसको। आप जानते हैं भाई बहुत सारे जो एक्टर्स हैं या बहुत, और मेरे पास बहुत समय है जीवन में, टेंशन आप ये कई लोग परेशान रहते हैं, खैर छोड़ो बाद में बात करेंगे। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो के बारे में समझते हैं। आप जानते हैं कोई भी एक्टर बनने जाता है आज के टाइम पर, ये आपके जीवन से जुड़े हुए उदाहरण हैं जिनसे आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो आप बहुत, या बॉडी बिल्डिंग में कई लोग जाते हैं तो उनका पोर्टफोलियो तैयार होता है, बड़ी मस्त मस्त इमेजेस होते हैं उसमें। तो जो बेस्ट चीजें हैं या जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको शामिल किया जाता है पोर्टफोलियो में, चाहे वो आपकी लर्निंग की प्रोग्रेस हो, चाहे वो आपका एकेडमिक अचीवमेंट हो, कोर्स वर्क की क्वालिटी हो, ये सारी चीजों को पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया जाता है। एक तरह की फाइल है जिसके अंदर आपकी बेसिकली मीडिया की फॉर्म में भी, मतलब पेन ड्राइव में भी आपके टीचर ने रखी हुई हैं चीजें, फाइल्स में भी रखी हुई हैं, फोटोज भी हो सकते हैं, सभी तरह की चीजें इसमें, एकदम ये रंगीला सा एक डॉक्यूमेंट है, ये कह सकते हैं। देख लेते हैं इसको। आ स्टूडेंट पोर्टफोलियो इज अ कंपाइलेशन ऑफ एकेडमिक वर्क एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल एविडेंस असेंबल्ड फॉर द पर्पज ऑफ। भाई बेसिकली यहाँ पर ये कंपाइलेशन है बच्चे के एकेडमिक वर्क की और इसके अलावा बाकी की एक्टिविटीज की भी, जो एविडेंस की तरह काम में आते हैं, असेंबल किया जाता है, इनको जोड़ करके रखा जाता है। बाकी इसके इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो मैं ऑलमोस्ट आपको बता ही चुकी हूँ, नोट्स के फॉर्म में ये काम आ जाएंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये सभी तरीके हैं पोर्टफोलियो में, आप इन सब चीज़ों को शामिल कर लेते हैं, चाहे वो उसकी एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक चीज़ें हों। क्यूमुलेटिव को हम समझ चुके हैं, अब 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बचती हैं लास्ट में, इसको समझ लेते हैं यहाँ पर। हाँ, नॉर्मल, 1 मिनट अवॉइड कीजिएगा, बाद में बात कर लेंगे जो भी असामाजिक तत्व हैं कमेंट सेक्शन में। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है? भाई नॉर्मल प्रोबेबिलिटी मतलब आप जानते हैं प्रोबेबल, जो एक बेसिकली रीजन है, प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं भूल गई मैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व मतलब एक नॉर्मल जनता है या एक एवरेज पॉपुलेशन है आपकी क्लास में, मान लो 40 बच्चे हैं, उसके बेसिस पे या बहुत सारे ऐसे केसेस के बेसिस पर एक पूरा कंडक्ट करके एक प्रोबेबिलिटी कर्व बना दिया गया कि भाई ऐसे इतनी पॉपुलेशन में इस तरह के इतने लोग ऐसे होते हैं, इतने लोग ऐसे होते हैं, टेस्ट वेस्ट करके निकाल दिया। अब यहाँ पे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में, क्योंकि 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, अगर मैं बात करूं सीटेट की भी, तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, कि अगर एक क्लासरूम है, जितनी भी एक नॉर्मल पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ 15% लोग जो हैं बिलो 15%, वो तो अंडर एवरेज होते हैं, मतलब कि स्लो लर्नर्स होते हैं, और सिर्फ 15% के आसपास ही कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। बाकी सब क्या है, बीच में एवरेज है, 90 to 110 का जो उनका IQ स्कोर है वो है ये। बाकी बीच में कितने हैं, और 68.2%, तो 68.2% का जो एक आंकड़ा है वो एवरेज या सामान्य बच्चों का है एक कक्षा में। कल भी एक क्वेश्चन हम कर रहे थे जब, कि अगर कोई जो बच्चा है, ये म्यू के रूप में मानना, आप इसको एक स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्म दे देता है, अगर 3 है तो कितने लोगों से आ गया, तो 98% से आ गया। ये इस तरह का क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है, बस इतने में काम चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इम्प्रोवाइजेशन जो हुआ है किसके अंदर, CCE के अंदर। देखते हैं इसको। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया पिछले कुछ सालों में, आई थिंक 2016-17 के आसपास। तो 2009 में जिस तरह से लागू हुआ था, नो डिटेंशन पॉलिसी हटने के बाद इसमें परिवर्तन हुए। अब हम जहां पे FA और SA की बात करते थे, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट की, अब हम टर्म्स में बात करते हैं। आप भी, अगर आपका कोई भी बच्चा या आपका कोई भी भाई बहन अगर स्कूल में जाता होगा, तो टर्म 1 और टर्म 2 इन्होंने बना दिया। टर्म 1 में क्या है, पूरे अपने आप में ये 100% का एक पूरा स्कोर इन्होंने दिखाया हुआ है, जिसमें 10% पेरियोडिक टेस्ट, बाकी के 80% में आपका हाफ ईयरली, और उसके अलावा बाकी की अदर एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस है। तो ये इन्होंने 2 टर्म बना दिए। फर्स्ट टर्म जिसमें पेरियोडिक 1 होगा, फिर हाफ ईयरली होगा। सेकेंड टर्म जिसमें पेरियोडिक 2 होगा, और क्या होगा, जो आपका सेशन एंड है, सेशन एंड एग्जाम होगा। तो ये समझना यहाँ पे जरूरी है।
अगर हम बात करें तो ग्रेडिंग आपने देखा होगा कई बार बहुत ही बुरी किस्मत हो तो क्वेश्चन पूछ लेता है। इस स्थिति में भी क्या है, ग्रेडिंग जो स्कॉलास्टिक एरियाज है ना पेन पेपर वाले, उनकी ग्रेडिंग अलग से होगी इम्प्रोवाइज्ड सिचुएशन में भी सीसीई में। जैसे आप जानते हैं 91 और 100 के बीच में A1 मिलता है, ये थोड़ा सा देख लेना, कभी रेयरली पूछ लेता है कि स्कोर कितना, मतलब ये 81 से 90 के बीच